हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन की, लेसन नंबर 4, जिसका नाम है पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ। पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ। इससे पीछे के लेसनों में हम पढ़ चुके हैं कि पादप के अंदर जनन, जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनके अंदर अलैंगिक व लैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं, परंतु जो पादप होते हैं उनके अंदर लैंगिक व अलैंगिक जनन, लैंगिक व कायिक जनन के अलावा भी क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की जनन की विधियां पाई जाती है, जिसका अध्ययन किसमें करेंगे, आपके लेसन नंबर 4 के अंदर करेंगे। पादपों के अंदर जनन की विशिष्ट विधियों का मतलब, पादपों के अंदर जनन की विशिष्ट विधियां मतलब ऐसी विधियां जिसके अंदर बिना निषेचन के एक पादप से दूसरे पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। बिना निषेचन एक पादप से दूसरे पादप का क्या हो, इसके अंदर निर्माण हो, तो इसकी जो घटना होती है वो पादपों की क्या कहलाती है, जनन की विशिष्ट विधियां कहलाती है। और पादपों के अंदर जनन की जो विशिष्ट विधियां होती है वो 4 प्रकार से हम देखते हैं। पहली विधि है असंग जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपोमिक्सिस। दूसरी विधि है अनिषेक बीजता, जिसे हम कहते हैं एगेमोस्पर्मी। तीसरी विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और चौथी विधि है कायिक प्रवर्धन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम इन चारों विधियों का इस लेसन के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पादप जनन की विशिष्ट विधियां, जिसके अंदर हम 4 विधियां देखते हैं, असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन व कायिक प्रवर्धन। अब बात करते हैं कि भी जो असंग जनन है उसकी भी, असंग जनन या कह दीजिए इसी की जो परिभाषा है वो किस प्रकार की है, तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा दी थी हेंस विंकलर ने। हेंस विंकलर ने असंग जनन की परिभाषा दी थी। उसके अनुसार सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिससे में अर्धसूत्रण व निषेचन की क्रिया नहीं होती। मतलब असंग जनन ऐसा जनन जिसके अंदर अर्धसूत्रण मतलब अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन की क्रिया नहीं होती, वह जनन क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी, हेंस विंकलर ने दी थी। अब असंग जनन को कई लेखक अलैंगिक जनन भी लिखते हैं, क्योंकि आपने पीछे अलैंगिक जनन भी पढ़ा है। तो अलैंगिक जनन के अंदर भी आपने सेम ऐसी ही परिभाषा पढ़ी थी, ऐसा जनन जिसके अंदर न तो अर्धसूत्र विभाजन हो और न ही निषेचन की घटना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और कुछ लेखक इसको लिखते समय बुकों के अंदर, आपको कई जगह बुक के अंदर इसका असंग जनन की जगह आपको क्या मिलता है, अलैंगिक जनन भी मिलता है। तो एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन ही है, जिसके अंदर क्या नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन की घटना नहीं होती। अब देखो, अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन की घटना नहीं होगी तो जो बनने वाला जो पादप होगा, मतलब पैतृक पादप से जो संतति जो उत्पन्न होती है, उस संतति के अंदर पैतृक के समान ही क्या होंगे, लक्षण उपस्थित होंगे। तो ये था अपना पहला, हम जनन की बात करते हैं आपका असंग जनन या एपोमिक्सिस। असंग जनन या एपोमिक्सिस, अगर आप इस परिभाषा के अनुसार देखें तो असंग जनन या एपोमिक्सिस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बीजाणुविद असंग जनन, दूसरा होता है युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुविद असंग जनन जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस, दूसरा होता है गेमेटोफाइट एपोमिक्सिस। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं बीजाणुविद असंग जनन क्या होता है। बीजाणुविद असंग जनन के अंदर क्या होता है कि जो भ्रूण बनता है, हमने पीछे चैप्टर में कल ही बात की थी किसके निर्माण की, भ्रूण की निर्माण की। तो पीछे हमने पढ़ा था कि भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। पहले तो हम किसका निर्माण करते हैं, परागकणों का, और परागकणों के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, नर युग्मक का, जो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और दूसरा उसमें हम क्या बनाते हैं, अंड कोशिका, जो किसमें बनती है, अपनी भ्रूण कोश के अंदर, वो भी क्या होती है, अगुणित होती है। और दोनों के अंदर फिर क्या होता है, संलयन, मतलब युग्मकों के संलयन की घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन की घटना के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज, और युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। तो ये हमने पढ़ा था पीछे के लेसन के अंदर। तो मतलब यहाँ पर जो अंड कोशिका बन रही थी वो किसके द्वारा बन रही थी, गुरु बीजाणुओं के द्वारा। मतलब गुरु बीजाणु जो अपना एक सक्रिय गुरु बीजाणु था, उसने आगे चलकर किसका निर्माण किया, भ्रूण कोश का। और उस भ्रूण कोश के अंदर क्या बनी थी, अपनी अंड कोशिका बनी थी। और एक बात ध्यान में रखना, गुरु बीजाणु जो अपना जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु था, उसके अंदर हमने अर्धसूत्री विभाजन करके जो सक्रिय गुरु बीजाणु था वो कैसा था, अपना अगुणित था। तो इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा जो बनने वाला भ्रूण कोश होगा वो भी क्या होता था, पीछे अगुणित था।
मतलब जो भ्रूण कोश था वो कैसा था अपना, अगुणित था, क्योंकि हमने जब मादा युग्मक निर्माण की जब क्रिया पढ़ी थी उसमें हम उसके अंदर हमने देखा कि जो बीजांडकाय की जो एक कोशिका होती है वो प्रपसूत्तक कोशिका के रूप में कार्य करती है, और वो प्रपसूत्तक कोशिका डायरेक्ट क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन और 4 लघु बीजाणुओं का क्या कर लेती है, निर्माण, सॉरी 4 गुरु बीजाणुओं का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। उन चारों गुरु बीजाणुओं में से फिर 3 नष्ट हो गए थे, 3 में से एक अपना एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचा था। वो सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, कौन सी अवस्था में था, अगुणित अवस्था में, क्योंकि प्रपसूत्तक जो कोशिका थी, प्रपसूत्तक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, और उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो सक्रिय गुरु बीजाणु बना था वो कैसा था अपना, अगुणित। तो इसके द्वारा बनने वाला जो भ्रूण कोश है वो भी कैसा होगा, अगुणित। और इस भ्रूण कोश के अंदर बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं थी वो सारी क्या थी, अगुणित थी। जैसे हमने देखा अंड समुच्चय के अंदर जितनी भी कोशिकाएं थी, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ये भी क्या थी, अगुणित थी। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या भी थी, अगुणित थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीछे कि जो नर युग्मक व अंड कोशिका के संलयन, मतलब दोनों ही अगुणित थे, तो इनमें निषेचनी घटना के द्वारा क्या बना था, अपना भ्रूण बना था। परंतु बीजाणुविद असंजनन के अंदर हम क्या देखते हैं, बीजाणुविद असंजनन में बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब हम बनाते हैं बीजांड की संरचना एक बार। तो बीजांड की संरचना में हम देखते हैं, अब मान लीजिए अपना अध्यावरण है, अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका 2n कोशिका अगर किसका निर्माण कर रही है, डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण कर रही है, या फिर ये जो अपना बीजांडकाय है, बीजांडकाय, इसके कोई कोशिका प्रपसूत्तक के रूप में कार्य नहीं करती, न इसके अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होगा। तो ये बीजांडकाय की कोई भी एक कोशिका अगर मान लीजिए किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले डायरेक्ट, तो ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, बीजाणुविद असंजनन। अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर जो भ्रूण बनाने वाली जो कोशिका है वो कैसी है, द्विगुणित है। तो बनने वाला जो भ्रूण होगा वो भी कैसा होगा, अपना द्विगुणित ही होगा, मतलब 2n होगा। एक बात ध्यान में रखना, पीछे बीजाणु, सॉरी जो भ्रूण बनाने वाली जो कोशिका थी वो कैसी थी, निषेचन के द्वारा बनी थी, मतलब उसके अंदर भी क्या थी, द्विगुणित थी, परंतु उसके अंदर क्या हुआ था, निषेचन हुआ था। परंतु यहाँ पर निषेचन की घटना नहीं हो रही, इसीलिए इसके अंदर एक ही जो पैतृक है उसके लक्षण आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आप जो मेल गेमेट है उसका फ्यूजन मतलब संलयन की क्रिया नहीं हुई है, मतलब डायरेक्ट बीजांडकाय की कोशिका व अध्यावरण की कोशिका, मतलब या तो अध्यावरण की कोशिका या बीजांडकाय की कोशिका, एक कोशिका द्विगुणित कोशिका डायरेक्ट किसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो ऐसी जो जनन की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपनी बीजाणुविद असंजनन कहलाती है। तो ये था अपना। अब देखिए बीजाणुविद असंजनन को हम दूसरा नाम देते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक का अर्थ भी जहां से जिस चीज का निर्माण होना चाहिए वहां से न होकर किसी दूसरी जगह से अगर वो चीज बन रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक कहते हैं। तो भ्रूण का निर्माण हम कहाँ कराते थे, भ्रूण कोश के अंदर करवाते थे। भ्रूण कोश में भी किसके द्वारा, अंड कोशिका के द्वारा और नर युग्मक के संलयन के द्वारा। परंतु यहाँ पर भ्रूण कोश के बाहर स्थित कोशिकाओं के द्वारा क्या हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। मतलब भ्रूण कोश किसके अंदर स्थित होता है, बीजांडकाय में। तो भ्रूण कोश के बाहर बीजांडकाय की कोशिका स्थित है और किसकी कोशिका स्थित है, अध्यावरण की। तो भ्रूण कोश से बाहर स्थित कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, अपनी बीजाणुविद असंजनन कहलाती है। ठीक है भाई, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंजनन की। युग्मकोद्भिद असंजनन में क्या होता है, अगुणित भ्रूण कोश। देखिए भी कैसा भ्रूण कोश है यहाँ पर, अगुणित भ्रूण कोश। मतलब यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है। मतलब एम्ब्रियो सेक का यहाँ पर क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। एम्ब्रियो सेक का निर्माण भी कैसे हुआ है, जैसे मान लीजिए अपनी बीजांडकाय की प्रपसूत्तक कोशिका थी जो किसके रूप में कार्य करने लगती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में। और इसके अंदर क्या होता है फिर अर्धसूत्री विभाजन। तो कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4। और इन चारों में से 3 क्या कर दिए थे, हमने नष्ट कर दिए थे। और एक बात ध्यान ये भी रखना कि भी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, कई बार पूछ लिया जाता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। बनते तो 4 है परंतु सक्रिय क्या रहता है, एक ही रहता है। ये बात आप जरूर लिखना कि कहीं आप बता दो भी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 तो बनते हैं परंतु इसके अंदर से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे हो गए, सारे गुरु बीजाणु अगुणित। और ये गुरु बीजाणु हमने पीछे देखा था क्या किसका निर्माण करता है, भ्रूण
कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिए अगुणित भ्रूण कोश की, अब ये जो अगुणित भ्रूण कोश बना है अपना, भ्रूण कोश की हमने संरचना की बात की थी, तो ये 3 क्या है इसके अंदर, अंड समुच्चय, और ये 3 इसके अंदर क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये सारी कोशिकाएं और बीच में क्या है अपना ध्रुवीय केंद्रक। तो इसके अंदर क्या होता है, ये तीनों जो कोशिकाएं, मतलब 6 कोशिका इसके अंदर, ये 6 की 6 कोशिका कैसी है, अगुणित है, मतलब अंड कोशिका भी अगुणित है, दोनों सहायक कोशिकाएं भी क्या है, अगुणित है, और जो प्रतिमुखी तीनों कोशिकाएं वो भी क्या है, अगुणित है। बस ये जो ध्रुवीय केंद्रक होता है या जो द्वितीयक केंद्रक होता है ये द्विगुणित होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सिरों से जो केंद्रक आकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, तो इसलिए ये कैसा है, द्विगुणित है। तो यहाँ पर देखना अगुणित भ्रूण कोश की किसी कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, अगुणित भ्रूण की किसी भी कोशिका से, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर अंड कोशिका से होगा, तो भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो रहा है, तो वो घटना क्या कहलाती है, अपनी युग्मकोद्भिद असंजनन कहलाती है। युग्मकोद्भिद असंजनन कैसा, कितने प्रकार का होता है, अनिषेक जनन व अपयुग्मन, मतलब 2 प्रकार का होता है। पहला है अनिषेक जनन, दूसरा है अपयुग्मन। पहला बात करते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन के अंदर क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूण कोश की किससे होगा, अंड कोशिका से, किससे होगा, अंड कोशिका से, अंड कोशिका से बिना निषेचन के, मतलब अंड कोशिका है, मतलब जो अगुणित अंड कोशिका है वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगी, भ्रूण के अंदर बदल जाएगी, यहाँ पर नर युग्मक का संलयन नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो अगुणित अंड कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। अगर भ्रूण कोश की अंड कोशिका, अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के किसका निर्माण हो रहा है, डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा निषेचन क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। एक बात ध्यान रखना, जो बनने वाला भ्रूण है वो कैसा होगा भाई, अगुणित ही होगा, ये बात ध्यान में रखना। और ये भ्रूण जो आगे चलकर पादप बनाएगा वो पादप भी क्या होगा, अगुणित होगा, ठीक है। तो ये था अपना अनिषेक जनन। दूसरा बात करते हैं हम अपयुग्मन की। अपयुग्मन के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश की, मतलब अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका को छोड़ दीजिए आप, अंड कोशिका को छोड़कर बाकी अगर सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुखी कोशिकाओं में से कोई भी एक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाओं की एक कोशिका कोई भी, या दोनों सहायक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका अगर आगे चलकर किसका निर्माण कर रही है, भ्रूण का निर्माण कर रही है, तो ऐसा जो निषेचन है वो क्या कहलाता है, ऐसा जो जनन है वो क्या कहलाता है, अपयुग्मन कहलाता है। मतलब भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा अगर किसी अन्य अगुणित कोशिका के द्वारा, मतलब अगुणित अन्य कोशिकाएं बच गई कौन सी, या तो सहायक कोशिका या फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं, इनमें से अगर एक कोशिका किसका निर्माण कर रही है, भ्रूण का निर्माण कर रही है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, अपयुग्मन कहलाती है। और अपयुग्मन के द्वारा जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा बनेगा, अगुणित ही बनेगा। तो ये था अपना असंजनन के 2 प्रकार, बीजाणुद्भिद असंजनन, दूसरा है युग्मकोद्भिद असंजनन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम पढ़ेंगे कि भी जो असंजनन की जो घटना है उसको प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने आगे और भागों के अंदर क्या किया, विभाजित किया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि भी जो असंजनन है उसको प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, जिसको भारतीय वनस्पति विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, ठीक है भाई। तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने जो असंजनन था उसको 2 भागों के अंदर विभाजित किया, अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। आवर्ती असंजनन व पुनरावर्ती असंजनन। फिर आगे चल के और वैज्ञानिकों ने इसको और भागों में बांटा, अपस्थानिक भ्रूणता, कायिक जनन, ठीक है। तो आप इसका अध्ययन करते हैं, तो ये आगे देखते हैं। तो जो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी थे उन्होंने
असंजनन को दो भागों में बांटा, अनावर्ती असंजनन व पुनरावर्ती असंजनन। तो अब हम इनकी बात करते हैं, अनावर्ती की पुनरावर्ती। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे जो अनावर्ती असंजनन है वो क्या होता है, अनावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन के अंदर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है, अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और इस अगुणित भ्रूण कोश की, इस अगुणित भ्रूण कोश की या एम्ब्रियो सेक की किसी एक अगुणित कोशिका द्वारा, अगुणित कोशिका द्वारा भ्रूण निर्माण की क्रिया, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनावर्ती असंजनन कहलाती है। तो देखिए भी क्या था यहाँ पर, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है, अभी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित, कैसी है, द्विगुणित। यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने गुरु बीजाणु बने, 4 अगुणित गुरु बीजाणु, 3 नष्ट हो गए, चारों क्या थे, अगुणित थे, और एक बचा सक्रिय। ठीक है, तो इस सक्रिय गुरु बीजाणु ने आगे चलकर क्या बनाया, अगुणित भ्रूण कोश, मादा युग्म कोश भी कह दीजिए चाहे आप इसे, जिसके अंदर मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या थी अपनी प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। दूसरी अपनी क्या है, अंड समुच्चय। तो बीच में अपना द्वितीय केंद्र। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है, और इस अगुणित भ्रूण कोश की किसी एक अगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण हो, तो ये क्या कहलाता है, अनावर्ती असंजनन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर इस अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका किसका निर्माण कर रही है, भ्रूण का निर्माण कर रही है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, अगुणित अनिषेक जनन। पीछे हमने जो युग्मकोत्भिद असंजनन पढ़ा था, सेम उसके अंदर ऐसी घटना हो रही है। उसी को जो पंचानन महेश्वरी उन्होंने किसके अंदर रखा, अनावर्ती असंजनन के अंदर रखा। तो घटना तो पीछे हमने आपको बताया कि भी अंड कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण कर रही है तो वो क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने इसको किसके अंदर रख दिया, अनावर्ती असंजनन के अंदर। अनावर्ती असंजनन के अंदर का जो दो भागों में बांटा गया, इसको अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन का मतलब कि जो अगुणित अंड कोशिका है वो अगुणित अंड कोशिका किसका निर्माण कर रही है, भ्रूण का। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है, अनिषेक जनन। ये पीछे हमने अभी आपको जस्ट बताया वही है, ठीक है भाई। तो ये अगुणित क्या कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है, अगुणित अनिषेक जनन। अगर अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की अन्य किसी कोशिकाओं के द्वारा, तो अन्य किसी अगुणित कोशिकाओं के द्वारा, तो अन्य किसी अगुणित कोशिकाएं बच गई कौन सी, या तो सहायक कोशिका, या तो कौन सी बच गई, सहायक कोशिका, या फिर प्रतिमुखी कोशिका, या फिर प्रतिमुखी कोशिका। अगर इनके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी जो घटना है वो क्या कहलाती है, अगुणित अपयुग्मन कहलाती है। तो अपयुग्मन भी आपको भी पीछे जस्ट बताया, तो वही क्या है, यही है। तो अगुणित अपयुग्मन, इसमें कंफ्यूज मत होना कि पीछे हमने इसको पढ़ा है युग्मकोत्भिद असंजनन के अंदर, तो अब इसके अंदर पढ़ते हैं अनावर्ती। तो इसी का क्या है, ये विभाजन है असंजनन का, तो इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या है अपना अगुणित अपयुग्मन। अगर भ्रूण कोश, अगुणित भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य अगुणित कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, मतलब
जाहिर सी बात है भ्रूण कैसे बनता है, युग्मनज के अंदर विभाजनों के द्वारा, कल हमने बात की थी। तो इसी के द्वारा मान लीजिए ये कोशिकाएं इसके अंदर क्या होने लग गए, विभाजन प्रारंभ होने लग गए किसी क्रिया के द्वारा। तो विभाजन प्रारंभ होकर ये आगे चलकर किसका प्रवर्धन कर लेता है, भ्रूण का। ठीक है भी, तो इसके अंदर अगर किसी अगुणित कोशिका में विभाजन हो जाता है तो क्या बन जाता है, भ्रूण बनता है। तो ये जो बनने वाले जो भ्रूण होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं पुनरावर्ती असंजनन की। अनावर्ती असंजनन अपना कंप्लीट हो गया, पुनरावर्ती असंजनन की। दूसरा अपना पुनरावर्ती असंजनन। पुनरावर्ती असंजनन के अंदर क्या होता है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया विफल हो जाती है, विफल हो जाती है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ तो होता है पर पूर्ण रूप नहीं हो पाता, जिसके कारण अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया यहाँ पर क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, पुनरावर्ती असंजनन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, जनन अपबीजाणुता व कायिक अपबीजाणुता। तो इसका हम बात करते हैं नेक्स्ट, जनन अपबीजाणुता व कायिक अपबीजाणुता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पुनरावर्ती असंजनन का पहला भाग, जनन अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता, यहां पर क्या होता है, हमने देखा है भी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया यहाँ पर किसके अंदर क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। किसके अंदर, पुनरावर्ती असंजनन के अंदर। अब ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के अंदर होता क्या है, जैसे मान लीजिए बीजांड काय था अपना, और उसकी जो प्रपसूतक कोशिका थी, या कह दीजिए ये प्रपसूतक कोशिका किस में कार्य करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन होता है, परंतु किसी कारणवश ये अर्धसूत्री विभाजन न हो, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण इसकी जो कोशिका है उससे बनने वाली कोशिका क्या हो जाए, द्विगुणित ही रह जाए। बनने वाली जो कोशिका वो क्या रह जाती है, यहाँ पर द्विगुणित रह जाती है। और द्विगुणित रहने के कारण इसके अंदर क्या होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसके अंदर पूर्ण रूप से क्या नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो कितने रह जाते हैं, जितने कितने थे पैतृक के अंदर थे उतने ही गुणसूत्र किस में आ जाते हैं, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर आ जाते हैं, जो आगे चलकर द्विगुणित भ्रूण कोश का क्या करती है, द्विगुणित भ्रूण कोश का यहाँ पर क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये जो भ्रूण कोश बना है अपना, वो उसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, ये द्विगुणित है, 2n है। मतलब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अगर इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता तो इस कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती, पीछे हमने भी पढ़ा है, कितनी बनती, 4 अगुणित कोशिका, और इन 4 अगुणित कोशिकाओं से अगुणित भ्रूण कोश का क्या होता, निर्माण होता। परंतु इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, और यही कोशिका आगे चलकर द्विगुणित भ्रूण कोश का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। द्विगुणित भ्रूण कोश का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की घटना क्या अभी यहाँ पर विफल हो गई। तो गुरु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो इसी ने आगे चलकर किसका निर्माण कर लिया है, द्विगुणित भ्रूण कोश का। अगर अब इस द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, अपनी जनन अपबीजाणुता कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, इसी कोशिका ने आगे चलकर कैसे भ्रूण कोश का निर्माण किया, द्विगुणित भ्रूण कोश का। तो इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी एक कोशिका बिना निषेचन के, मतलब नर युग्मक यहाँ पर, यह नर युग्मक का यहाँ पर कोई काम नहीं है तो नर युग्मक आएगा ही नहीं, तो बिना निषेचन के ही ये जो कोशिका है वो विभाजित होकर किसका निर्माण करने लगती है, भ्रूण का। और बनने वाला भ्रूण वो कैसा होगा, द्विगुणित। अब देखिए जो भ्रूण कोश बना है उसकी जो कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण बना है, तो इस भ्रूण के द्वारा जो पादप बनेगा उस पादप के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होंगे वो किसके समान होंगे, पैतृक के समान ही होंगे। और अनावर्ती असंजनन में जो पादप बनता है उसके अंदर भी जो आनुवांशिक गुण है वो किसके समान होंगे, पैतृक के समान या जनक के समान होंगे।
ठीक है। तो ये था अपना जनन अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता ऐसा जनन जिसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन विफल हो जाता है और द्विगुणित भ्रूण कोश का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। और इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई एक कोशिका किसका निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं कायिक अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता के अंदर क्या होता है, कायिक अपबीजाणुता कायिक अपबीजाणुता के अंदर बीजांड काय या भ्रूण कोश सॉरी अध्यावरण या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका, मतलब बीजांड काय या अध्यावरण दोनों में से किसी की भी एक 2n कोशिका किसका निर्माण करे, भ्रूण कोश का निर्माण करे। किसका निर्माण करे, एक द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करे। और इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी एक कोशिका किसका निर्माण करे, भ्रूण का निर्माण करे। तो ऐसा जो असंजनन होता है वो क्या कहलाता है, कायिक अपबीजाणुता कहलाता है। मतलब बीजांड काय या अध्यावरण, मतलब बीजांड की हम संरचना देखते हैं तो अध्यावरणों की कोई एक कोशिका या किसकी कोशिका, बीजांड काय की कोई एक कोशिका किसका निर्माण करे, भ्रूण कोश का। और वो बनने वाला भ्रूण कोश होगा, उसकी जितनी भी कोशिकाएं होगी सारी क्या होगी, द्विगुणित होगी। और इन द्विगुणित कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करे, भ्रूण का निर्माण करे। तो ये घटना क्या कहलाती है, कायिक अपबीजाणुता। पीछे हमने देखा जनन अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता में जो भ्रूण कोश बन रहा था वो किसके द्वारा बना था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मतलब बना कौन रहा था उसको, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना रही थी, परंतु उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। तो बनने वाला जो भ्रूण कोश है वो कैसा रह गया था, द्विगुणित रह गया था। परंतु जो कायिक अपबीजाणु था उसकी बीजांड का या अध्यावरण की कोई भी 2n कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और इस भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, भ्रूण का। तो ऐसा जन्म क्या कहलाता है, कायिक अपबीजाणुता कहलाता है। तो अपना पुनरावर्ती और अनावर्ती दोनों क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता को आप समझिए, पीछे हमने पढ़ा बीजाणुद्भिद असंजनन। तो बीजाणुद्भिद असंजनन को हमने क्या कहा था, अपस्थानिक भ्रूणता कहा था। तो वही इसके अंदर होता है। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है, बीजांड काय या भ्रूण अध्यावरण, बीजांड काय या अध्यावरण की कोई भी कोशिका किसका निर्माण करे, भ्रूण का निर्माण करे। कोई भी द्विगुणित कोशिका किसका निर्माण करे, भ्रूण का निर्माण करे। और वो भ्रूण आगे चलकर किसका निर्माण करता है, नए पादप का। तो ये अपना क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। और अपस्थानिक भ्रूणता को हमने पीछे क्या किसके रूप में पढ़ा था, बीजाणुद्भिद असंजनन के रूप में। तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि कायिक अपबीजाणुता में हम क्या देख रहे हैं, कायिक अपबीजाणुता में ये देख रहे हैं कि पहले जो बीजांड का या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका थी वो पहले यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण कर रही थी। कई बार स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंजनन के हमने पढ़ा था कि बीजांड का यहाँ पर भी अध्यावरण और बीजांड का दोनों ही नाम आ रहे हैं, और यहाँ पर भी बीजांड का या अध्यावरण दोनों नाम आ रहे हैं। परंतु इसके अंदर आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पर जो बीजांड काय की जो कोशिका है वो पहले क्या बना रही है, भ्रूण कोश बना रही है, मतलब मादा युग्मकोद्भिद बना रही है। तो इस प्रकार के जन्म को या पुनरावर्ती असंजनन को हम मादा युग्मकोद्भिद जन्म या मादा युग्मकोद्भिद असंजनन भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, पुनरावर्ती असंजनन को, क्योंकि यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। परंतु वो होता कैसा है, द्विगुणित होता है। तो इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट बीजांड काय की कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण नहीं होता। किसके अंदर, अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर। और जो कायिक अपबीजाणुता है उसके अंदर पहले बीजांड काय अध्यावरण की कोशिका क्या बनाती है, भ्रूण कोश बनाती है। तो इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। कई बार स्टूडेंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पीछे तो इसको ऐसे पढ़ा और अब यहाँ पे ऐसे बता रहे हो, ठीक है ना। तो इसके जो उदाहरण है वो कैसे है, नींबू व आम। तो नेक्स्ट और लास्ट अपना पढ़ते हैं कायिक जनन। कायिक जनन आप पीछे ही पढ़ चुके हैं जब हमने अलैंगिक जनन की बात की थी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो कायिक जनन या अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, पादप के कायिक भाग
पादप के किसी कायिक भाग के द्वारा अगर नए पादप का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जो जनन है वो क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। और कायिक जनन के अंदर जो कायिक भाग काम में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। कायिक जनन की हमने कई प्रकार की विधियां भी पढ़ी थी और इसके अंदर कृत्रिम भी पढ़ा था, प्राकृतिक भी पढ़ा था। प्राकृतिक के हमने पढ़ा था कि पुष्प के स्थान पर किसका निर्माण होने लगता है, पुष्प पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण होने लगता है, पत्र प्रकलिका का निर्माण होने लगता है। और ये पत्र प्रकलिका आगे चलकर पादप से अलग होकर नए पादप का यहाँ पर क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो वो क्या होता है, अपना कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन के अंदर पुष्प के स्थान पर पुष्प पत्र कलिकाएं व कोई भी के कायिक प्रवर्ध मतलब जड़ तना पत्ती पादप के भाग से अलग होकर एक नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो क्रिया होती है वो प्याज व अवयव के अंदर आप कर सकते हैं। और पीछे आपको कायिक जनन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाई है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जो परिभाषा है वो समझ में आई होगी। तो अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी एक परिभाषा के अंदर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझको कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट हम उसको आगे बताएंगे, ठीक है भाई। तो इसको आप एक नोटबुक के अंदर, रफली नोटबुक के अंदर साथ साथ के अंदर नोट करती रहिएगा, ठीक है भाई। जो हमने डायग्राम जिस प्रकार से हमने जो बनाए हैं इनके बीच में स्क्रीनशॉट लेकर इनको इस प्रकार से नोट भी करते रहिए ताकि आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल अगली विधि। धन्यवाद।